बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका इस वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो भी हम देख रखे थे जिसमें हम शाहजहाँ के बारे में पढ़े थे। अब हम फिर से पढ़ेंगे शाहजहाँ के आगे का जो सीरीज़ चल रहा है, क्योंकि कहानियाँ थोड़ा-सा लंबा है। अगर आप अच्छे बड़े एग्ज़ाम को टारगेट लेके प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा-सा लिमिटेड नहीं पढ़ के थोड़ा-सा डेप्थ में जाके सब कुछ पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो भी शाहजहाँ का बेटा लोग था, जब शाहजहाँ की तबीयत खराब होती है तो ये साम्राज्य में हल्ला हो जाता है कि शाहजहाँ मर चुके हैं। तो सभी बेटा अपने-अपने जगह पे काम कर रहे थे। जैसे उनका एक बेटा था शाह शुजा, वो बंगाल के क्षेत्र के, आप कह सकते हो उनको सूबेदार थे, मुख्यमंत्री वाला पद पे थे। औरंगजेब भी अपने ही क्षेत्र दक्कन वाले क्षेत्र पे सूबेदार के पद पे थे। मुराद को भी देख लो तो वो गुजरात वाले क्षेत्र में थे। दारा सिकों को देख लो तो फिर वो अ, स मतलब दारा सिकों भी शायद सत्ता सत सत्ता को जीतने के लिए कम-बैच चले गए थे। तो सब लोग अपने-अपने अलग-अलग काम में बिज़ी थे। मतलब सब भाई लोग अलग-अलग थे, लेकिन जब पता चलता है कि एक्चुअली उनके जो पिता शाहजहाँ हैं, उनका तबीयत ही खराब होता है। लेकिन पूरे तबीयत खराब होने के कारण जो शाहजहाँ हैं, वो रूम में एकदम पूरा पैक हो जाते हैं। मतलब समझो कि वो विश्राम के रूप में आराम करते हैं। लेकिन साम्राज्य में झूठा हल्ला होता है, क्योंकि राजा दरबार में अटेंडेंस नहीं बना रहे थे, तो सभी दरबारी लोग ही हल्ला कर दिए कि राजा क्या हुए, मर चुके हैं। और ये खबर आग की तरह, जंगल का आग जैसे फैलता है ना, वैसे फैल गई। सबको लगा कि भाई शाहजहाँ ना मर चुके हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, युद्ध छिड़ जाती है सभी भाइयों में। सबसे पहला युद्ध जो होता है 1658 में, वह बहादुरपुर का युद्ध, जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बीपीएससी के प्रीलिम्स में, यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी कई प्रश्न यहाँ से निकल के आए हैं। बहादुरपुर के युद्ध से आप प्रीवियस ईयर को चेक करना, तो आपको पक्का यहाँ से प्रश्न मिलेगा। सबसे पहला युद्ध 1658 में बहादुरपुर का युद्ध युद्ध होता है। कब होता है? 1658 में होता है। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें इस युद्ध में होता क्या है। तो बहादुरपुर के युद्ध में क्या होता है कि जो दारा सिकों हैं, उनसे किनका युद्ध होता है? शाह शुजा का युद्ध होता है। एक्चुअली दारा सिकों सत्ता के लिए तो लड़ ही रहे थे, और शाह शुजा सोचे कि हम भाई दारा सिकों से लड़के सबसे पहले दारा सिकों को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि दारा सिकों जो है वही सबसे बड़ा भाई था। और लोगों को लग गया था कि जो दारा सिकों है वही राजा बनेगा। तो शाह शुजा सबसे पहले टारगेट किसको करता है मारने के लिए? दारा सिकों को। और कौन सा युद्ध में? 1658 में बहादुरपुर का युद्ध में जो शाह शुजा है वो दारा सिकों को मारने के लिए पूरा अपना जान लगा देता है, और वो युद्ध होता है बहादुरपुर का युद्ध। लेकिन रिजल्ट क्या होता है फ्रेंड, जानते हैं? कहीं न कहीं दारा सिकों जीत जाता है अच्छे तरीके से युद्ध को, क्योंकि दारा सिकों ना विचार में बहुत ही, उसका विचार बहुत अच्छा था। वो हिंदू का दर्द समझता था, मुस्लिम का भी दर्द समझता था। मतलब ये हिंदू मुस्लिम वाला जो नारा लगाते रहता है ना, मुस्लिम सपोर्टर, ऐसा कुछ नहीं था दारा सिकों। बहुत ही सहसनुमा शासक के रूप में दारा सिकों को देखा जाता है। क्यों, आपको एक बात पता है? क्योंकि दारा सिकों ना हिंदू का जितने भी ग्रंथ थे, रामायण, गीता, महाभारत, वेद, हर ग्रंथ का स्टडी किया, और मुस्लिम ग्रंथ का भी स्टडी किया। और दोनों ही ग्रंथ को पढ़ने के बाद दारा सिकों को एक बात तो समझ में आ गई कि हालाँकि जो भी दोनों धर्म के पुस्तक हैं, वो ये बस एक ही गॉड के खोज में कहीं न कहीं पूरा का पूरा पुस्तक लिख डाली है। क्योंकि दोनों ही धर्म के भगवान एक ही हैं, बस पहुँचने का रास्ता बिल्कुल अलग है। अलग-अलग धर्म की रास्ता, लेकिन गॉड एक ही हैं। उनको प्राप्त करने का सिद्धि अलग-अलग है, लेकिन गॉड क्या है? एक ही है। दोनों ही धर्म अपने-अपने माध्यम से भगवान तक पहुँचती है, ये दारा सिकों का कहना था। धर्म वगैरह सब वो एक अलग-अलग रास्ता है। तो दारा सिकों पढ़ा-लिखा एक होनहार शासक के रूप में साबित हो सकते थे। शाहजहाँ का उत्तराधिकार एक अच्छा साबित हो सकते थे दारा सिकों। लेकिन हालाँकि ये बहादुरपुर का युद्ध भी जीत जाते हैं, और शाह शुजा जो है, ये जो लड़ने के लिए कहाँ से भाग के आया था? बंगाल से भाग के लड़ने के लिए आया था। क्यों आया था? क्योंकि उनको लगा था जो मेरे पिता हैं शाहजहाँ, वो मर चुके हैं,
अब हमको राजा बनने का शौक है इसलिए युद्ध लड़ा, लेकिन शाह शुजा ना आसानी से युद्ध हार गया और फिर उसे भागकर बंगाल जाना ही पड़ा अपना ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। क्योंकि वो बंगाल गया किस काम के लिए, क्योंकि वहाँ का ये सूबेदार था। तो सोचा अगर बंगाल भाग के नहीं जाएंगे तो जो मुख्यमंत्री वाला पद है वो भी राजा के चक्कर में छीना जाएगा। इसलिए चुपचाप शाह शुजा जो है मुंडी गोद के भाग गया, कहाँ, बंगाल वाला क्षेत्र भाग गया। और जो दारा था वह युद्ध तो अच्छे से जीत लिया और कहीं न कहीं अपना प्रतिष्ठा दिखाने का प्रयास किया पूरे समाज के बीच में। और जब यह बात शाहजहाँ को भी पता चला कि दारा भैया जो हैं सबसे बड़े भैया हैं और वो युद्ध जीत चुके हैं किससे, शाह शुजा से, तो कहीं न कहीं शाहजहाँ का भी एक मन हो गया कि जो मेरे बड़े भैया हैं दारा शिकोह, एक काम करते हैं वो सबसे बड़े ही हैं तो उन्हें ही क्यों ना हम अपना उत्तराधिकारी चुन लिया जाए, क्योंकि यही तो नियम है। मतलब इस चीज को थोड़ा सा पचा लिया गया इस तरह के, मतलब थोड़ा सा इस पचा लिया गया कि जो शाह शुजा है उसे ही बड़ा उत्तराधिकारी के रूप में साबित किया जाए। ठीक, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो एक चीज हो सकता है यहाँ पे देख लीजिए, सभी लोगों का मन हो गया था कि जो शाह शुजा है, अति सॉरी जो दारा है वही उत्तराधिकारी का मतलब उत्तराधिकारी के रूप में चुना जाए। लेकिन फिर क्या होता है, यह बात को औरंगजेब भी मान ही लिया था। कौन मान लिया था, सॉरी शाहजहां नहीं, औरंगजेब इसे बड़े भाई होने के कारण मान ही लिया था। क्योंकि शाहजहां तो खुद पिता है तो वो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हमसे। औरंगजेब इसे अपने बड़े भाई के नाते दारा को ही अपना उत्तराधिकार चुन लिया था। लेकिन विश्वास नहीं करिएगा, दूसरा युद्ध हो जाता है साम्राज्य में। अब आप सोचेंगे भाई ये कौन सा युद्ध होता है साम्राज्य में, तो एक युद्ध और होता है जिसका नाम रहता है धर्मट का युद्ध। ये युद्ध का डेट वगैरह सब आ सकता है तो हम डेट भी आपको बता देते हैं। 15 अप्रैल 1659 को यह युद्ध लड़ा गया, धर्मट का युद्ध। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है समझने के लिए। इसमें दारा सिको है ना जो जीता था, मतलब शाह शुजा से जो जीता था दारा, जो सबसे बड़ा भाई था, और शाह शुजा कहाँ भाग गया, बंगाल भाग गया युद्ध हारने के बाद। तो दारा का वैसे भी मनोबल हाई था और दारा से फिर युद्ध कौन लड़ लिया, औरंगजेब लड़ लिया। कब लड़ लिया, 15 अप्रैल 1658 में लड़ लिया। और कौन सा युद्ध में लड़ लिया, तो धर्मट का युद्ध में इन दोनों भाई के बीच में जबरदस्त लड़ाई होता है। और इसमें औरंगजेब की जो सेना है वो थोड़ा सा और पावरफुल रहती है। और औरंगजेब की सेना तो एक तो ऐसे ही पावरफुल था, और दूसरा नहला पे दहला तब होता है जब औरंगजेब के साथ मुराद का भी सेना क्या होता है, मिल जाता है। आपको हम बताए थे ना जो मुराद है वह गुजरात के क्षेत्र में सूबेदार के पद पे था और मुराद भी शाहजहां का बेटा था। ठीक, तो मुराद बोला कि ठीक है औरंगजेब भैया हम भी आपको अपना सेना देंगे, आप भी अपना सेना लगाइए और हम दोनों भाई मिल करके सूजा भैया को हराएंगे। क्योंकि अब सूजा भैया ना वो कहीं न कहीं जीतने के कगार पे पहुँच चुके हैं। अब हमको ऐसा लगता है कि उत्तराधिकार सूजा भैया को ही ना मिल जाए। तो इसलिए भैया हम दोनों अपना सेना गुप्त रूप से मिला लेते हैं और फिर सूजा भैया पे अटैक करेंगे। तो औरंगजेब और मुराद ये दोनों, औरंगजेब कहाँ का था, दक्कन का गवर्नर था, गवर्नर नहीं सूबेदार कह लो। मुराद जो था वो गुजरात वाला क्षेत्र का था। तो औरंगजेब और मुराद की सेना मिल जाती है और फिर सूजा का सेना, मतलब सिर्फ जो सूजा का सेना अकेले रहता है। तो देखिए औरंगजेब कहीं ना कहीं बेईमानी ना किया फ्रेंड। असली तो औकात उसको था नहीं सूजा से जीतने का। और जानते हो अगर ये दोनों मिलता नहीं ना तो सूजा ही इस वंश का क्या बन जाता, शासक के रूप में चुना जाता। मतलब समझो ये दोनों ना बड़ा धोखा किया जीवन में। तो ये दोनों की सेना मिल गई और औरंगजेब की जीत हो गई। स्वाभाविक था कि ये दोनों का सेना मिल जाएगी तो औरंगजेब ही ना जीतेगा। फिर जो दारा है, जो कहीं न कहीं आप कह लो दारा जो सबसे बड़ा भाई था, दारा को भी भागना पड़ गया क्योंकि उसको लग गया कि अब औरंगजेब उसको मार देगा। बट दारा ने औरंगजेब जो दारा है वो तो कहीं न कहीं भाग गया था, लेकिन फिर भी दारा के मन में ये चीज़ पच नहीं रहा था कि हम युद्ध हार गए हैं। और दारा ने औरंगजेब का पीछा नहीं छोड़ा। और फिर मई के महीना में
एक और युद्ध लड़ा जाता है। उस युद्ध का नाम रहता है शामूगढ़ का युद्ध। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध हो जाता है। मतलब दारा सिकों को हारना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो युद्ध पे युद्ध, कई युद्ध लड़ रहा था लगातार। और तीसरा युद्ध सामूगढ़ का युद्ध, ये भी उत्तराधिकार के लिए लड़ा जाने वाला लड़ाई था। और सामूगढ़ का युद्ध हुआ। फिर दारा जो है और औरंगजेब की सेना दोनों जबरदस्त युद्ध करती है, क्योंकि आमने सामने दोनों सामूगढ़ के स्थान पे हो गया था दोनों का सेना, और दोनों जबरदस्त युद्ध होता है दोनों के सेना के बीच में। और इस बार भी दारा का सेना जो है वो हार जाता है। किसके सेना से? औरंगजेब के सेना से। तो दारा एकदम टूट सा जाता है। लगता है अब कुछ बचा ही नहीं है दारा के जीवन में। फिर दारा जो सबसे बड़ा भाई था शाहजहां का, वो हार जाता है दारा, और औरंगजेब जीत जाता है। और औरंगजेब की सेना क्या हुई? जीत गई। और इस युद्ध के साथ लगभग समझ लो कि ये तय हो गया था, लोगों के मन में ये विश्वास हो गया था कि अब यदि कोई इस वंश का राजा बनेगा, उत्तराधिकार पाएगा, तो वो औरंगजेब ही होगा। तो औरंगजेब के बारे में पूरा जनता माइंड मेकअप कर लिया, अब हमारा नया राजकुमार औरंगजेब ही आएगा। शाहजहां के बाद अगर कोई मुगल वंश का वास्तविक शासक बनेगा, तो वह औरंगजेब ही होगा। बट फिर भी दारा जो है वो सुधरने वाला नहीं था। और उसके मन में कीड़ा काट लिया था, किस चीज के लिए? राजा बनने के लिए। किसके मन में कीड़ा काटा था? दारा के मन में एक अलग लेवल का कीड़ा काट लिया था। 1659 में एक और अटैक करता है दारा, क्योंकि दारा को पच ही नहीं रहा था कि भाई हम औरंगजेब से हार गए हैं और इस बार हम राजा बनने वाले नहीं हैं। तो वो 1659 में एक देवराई का युद्ध फिर करता है। कौन सा युद्ध करता है? देवराई का युद्ध करता है। देवराई वाले स्थान पे, देवरिया है ना उत्तर प्रदेश में, वहीं पे 1659 में एक बार और अटैक करता है। और फिर दारा की हार हो जाती है इस बार फिर। और साबित हो जाता है जो औरंगजेब है वो वास्तविक रूप से शासक वही बनेगा, क्योंकि औरंगजेब फिर इस बार जीत जाता है ना। फिर अगस्त का महीना आता है 1659 में ही, दारा का मर्डर करवा दिया जाता है, क्योंकि औरंगजेब को डर लगता है कि दारा उस बार बार ये युद्ध के लालच में किसी न किसी बहाना से अटैक करे जा रहा है। कहीं दारा कुछ ऐसा काम ना करे जिसके वजह से औरंगजेब अपने जान को खो बैठे। इससे अच्छा ये नाग सांप को अभी ही मार के हटा दो। तो कहीं न कहीं औरंगजेब मूड बना लिया कि अब किसको भगाना है यहाँ से मर्डर करके। तो मर्डर करवा दिया किसका? दारा का। जो सबसे बड़ा भाई था औरंगजेब का, उसका मर्डर करवा दिया जाता है। किसके द्वारा मर्डर करवाया जाता है? औरंगजेब के द्वारा मर्डर करवाया जाता है। हालाँकि ये मर्डर वर्डर करके तो गेम खत्म कर दिया। अगस्त के महीना में मर्डर कब करवाया? 1659 में ही इसका हो गया खेल खत्म। अब एक चीज याद रखो कि जो अफवाह उड़ा था उनके पिता के बारे में कि भाई साहब वो मर चुके हैं, एक्चुअली में वो शाहजहां मरे नहीं थे। और ये बात जब औरंगजेब को पता चलती है कि हम सभी भाई लोग आपस में युद्ध लड़ लिए हैं और औरंगजेब को लगता है हम जीत लिए हैं, फिर भी ये बूढ़ा जो है मेरे पिता शाहजहां वो जिंदे है। नहीं, कहावत है कि शाहजहां अब भी जिंदा है। तो ये वाला स्थिति हो गया था। नहीं कहता है, एक फिल्म देखे होगे जिसमें गब्बर अब भी जिंदा है, तो वही स्थिति है। शाहजहां अब भी क्या है? जिंदा है। ये बात सुनते ही औरंगजेब को शॉट मार दिया। औरंगजेब का दिमाग खराब होने लगा। जो अफवाह थी वो अफवाह तो गलत साबित हो गई। तो गरमा गया औरंगजेब, बोला नहीं नहीं, जब हम सब भाई को हरा उड़ा दिए हैं तो राजा तो अब बनेंगे तो हम ही बनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो अपने पिता को एकदम कॉलर पकड़ के घसीट दिया और घसीट के पकड़ के आगरा का किला में बंद कर दिया औरंगजेब। सोचो कैसा कैसा बेटा होता था पहले के जमाना में। और ये राजा बाजा का बेटा कितना गलत संस्कार का होता था कि अपने पिता शाहजहां को धक्का मार करके दरबार से निकाला। शाहजहां का जूस वगैरह पी करके तबीयत ठीक नहीं हुआ कि शाहजहां को धक्का मार के एकदम धकेल बकेल के ले गया कहाँ? आगरा का किला में बंद कर दिया, जेल में ले जाके बंद कर दिया। बोला कि आप एकदम माथे दर्द कर दिए हैं, हमको लगा आप खत्म हो गए, लेकिन यार भाई आपका चेहरा देख करके आज मेरा मूड गर्म हो गया है। अभी हमको जाना है अपना राजा वाला कुर्सी पे बैठना है, चलिए। तो शाहजहां भिड़ गया, बोला पागल हो गए हो क्या? जब तक हम जीवित हैं तब तक हम कोई अपने बेटा को यह अधिकार देंगे ही नहीं कि राजा वाला पद पे बैठे।
तो बोला ये बूढ़ा जो है ना बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहा है, इस शाहजहाँ को धक्का मार के घींच-उच के जेल में ले जाके बंद कर दिया, तब जाकर के औरंगज़ेब का मूड ठीक हुआ। औरंगज़ेब गरमा गया, बोला साला इधर साल डेढ़ साल से युद्ध हम लड़ रहे हैं, ये कहाँ से कबाब में हड्डी बन के घुस गया बीच में, है ना? सब भाई का साफ कर दिए हैं, सब भाई को हरा-उड़ा के हम जीते हैं युद्ध, ये कहाँ से टपक गया भाई? मतलब लोगों के मन में ये मतलब अलग लेवल का टेंशन हो गया था, ये कहाँ से टपक गया? तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही है ना? किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हालाँकि कमेंट करने के बाद आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, है ना? तो शाहजहाँ जो है उस जेल-वेल में बंद कर देता है, आगरा के ही जेल में रख देता है और 1658 से लेकर के 1666 तक औरंगज़ेब के द्वारा जो है वो कब 1658 से लेकर के डेट याद रखिए 1658 से लेकर के 1668 तक आगरा का किला में ही बंद रहता है औरंगजेब 1658 से लेकर के 1666 तक। अति सॉरी शाहजहां बंद रहता है ना औरंगजेब के पिता, क्योंकि औरंगजेब ही उसको पकड़ पकड़ के डाल दिया था। तो कहीं ना कहीं एक अलग लेवल का युद्ध हो गया कि भाई ये जेल वेल में बंद हो गया, बेचारा राजा था। इस अभी तो ये एकदम सिंहासन पर बैठता, लेकिन शाहजहां को किस्मत देखिए कैसा मार मार बैठता है कि शाहजहां अब कहाँ चला गया, आगरा का जेल, और उसका जो पुत्र औरंगजेब है वो राजा बन गया। और ये शाहजहां आगरा की जेल में बैठा, जो कि जेल ताजमहल के ही निकट पड़ता था, मतलब ज़्यादा दूर नहीं था, ताजमहल से मुश्किल से 100-200 मीटर का दूरी पे ये जेल बनाया गया था, किला बनाया गया था, जेल उसी में ये बंद था। और ताजमहल को निहारते रहता था खिड़की से, कौन? शाहजहां। लगभग 58 से 66 तक वो बचा ना, तो वो ताजमहल को ही निहारते रहेगा, अपना किसी तरह दिन काटता था, खाना पीना खा के किसी तरह जेल में बंद रहता था। इसी प्रकार 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। और दारा सिकोह जो है वो बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था, बहुत पढ़ा लिखा, आपको तो बताए थे ना, दारा सिकोह इतना पढ़ा लिखा था कि वो हिंदू जो ग्रंथ था, हिंदू ग्रंथ उसको पढ़ डाला, मुस्लिम ग्रंथ था उसको अच्छे से पढ़ डाला और कहा हिंदू और मुस्लिम एक ही ईश्वर को पाने के अलग अलग माध्यम है। मतलब हिंदू और मुस्लिम एक ही भगवान को पाना चाहता है, ये बात कौन कहा? दारा सिकोह कहते हैं। और ये हिंदू और मुस्लिम एक ही ईश्वर को पाने के लिए अलग-अलग माध्यम हैं, क्योंकि दोनों ही अपने रास्ते पर चलेंगे तो एक ही भगवान को पा जाएँगे। ग्रंथ पढ़ने के बाद इसको अलग लेवल का नॉलेज हो जाता है, किसको? दारा सिकोह को। और ये बात उन्होंने इतिहासकार के बीच में ही कह डाला। ये एकलौता मुस्लिम शासक था। आई कैन रिपीट, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये एकलौता मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद इसी ईटीसी को पढ़ा था, है ना? कोई दूसरा मुस्लिम शासक को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था खुद से पढ़ने के लिए। ये खुद से दारा सिकोह ने एकदम टाइम दे कर के पढ़ा था, वेद, उपनिषद सब चीज़ को अच्छे से पढ़ा था। और मेरा कहना, एक बात आप सुन लो, यदि दारा सिकोह शासक बनता तो आई होप औरंगजेब से भी बढ़िया शासन करने में सफल रहता। और ये जो औरंगजेब बहुत ज़्यादा मुस्लिम कट्टरता को पकड़ा है, मतलब मुस्लिम को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ये बहुत ज़्यादा दोनों धर्म को लेके चलता। और औरंगजेब तो बहुत ज़्यादा सपोर्टर था मुस्लिम का, मुस्लिम ग्रंथ को फॉलो करना, मुस्लिम रिचुअल्स को फॉलो करना, मुस्लिम धर्म को एकदम पूरा एकदम जैसे जैसे है वैसे वैसे चलना। तो औरंगजेब थोड़ा-सा धार्मिक था, लेकिन ये राजा की तरह अगर दारा सिकोह बनता तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा पढ़ा-लिखा है, तो मेरे हिसाब से ही ये और ज़्यादा अच्छा शासन करता। क्यों पता है फ्रेंड? क्योंकि ये दारा सिकोह ना बहुत ज़्यादा दयालु और काफ़ी मतलब झुकाव टाइप का था, मतलब इसका झुकाव हिंदू को लेकर थोड़ा-सा था, मतलब हिंदू को दया दृष्टि की नज़र से देखता था। और इस्लाम शत्रु था कौन? औरंगजेब। अथी सॉरी, मतलब इस्लाम शत्रु नहीं था। यहाँ पे देखिए कहानी थोड़ा-सा ना ये है, ये जो हिंदू को सपोर्ट करता था ना इतना दारा सिकोह, है ना? जो सबसे बड़ा था शाहजहाँ का लड़का दारा,
ये इतना हिंदू मुस्लिम को उतना नहीं देखता था। ये हिंदू को भी सपोर्ट करता था क्योंकि ये हिंदू धर्म को पढ़ रखा था। तो ये जो है मतलब हिंदू मुस्लिम सबको एक ही नज़र से देखता था। तो यही बात को लेकर के ना औरंगज़ेब पूरा हल्ला करने लगा दरबार के बीच में। जो दारा भैया हैं वो कुछ ज़्यादा ही इस्लाम का शत्रु बन रहे हैं। वो इस्लाम धर्म को मिटाना चाहते हैं। हमारे दारा भैया इस्लाम का शत्रु हैं, इसलिए यही सब हल्ला गुल्ला करके इनका हत्या करवा दिया गया। काहे कि हत्या करवाने के लिए कुछ तो रीज़न चाहिए था। तो औरंगज़ेब को अभी एकदम मौका मिल गया कि ये बहुत ज़्यादा हिंदू-हिंदू करते रहता है, तो इसीलिए इसे इस्लाम का शत्रु बताते हुए दरबार के सभी मंत्रीगण से परमिशन लेते हुए इसका हत्या करवा दो। तो इसका हत्या करवा दिया जाता है। एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इस बिंदु को भी आप याद रखिएगा। लेन पोल नामक एक बहुत बड़े इतिहासकार रहते हैं, जो दारा को दयालु भी कह के पुकारते हैं, सहिष्णु भी कह के पुकारते हैं और उन्होंने कहा कि जो दारा है वो बहुत बढ़िया शासक के रूप में उभर के आ सकता था और उन्हें लघु अकबर की भी उपाधि दी जाती है, क्योंकि इनका नेचर जो है कहीं न कहीं अकबर की तरह ही मिलता है। पूरा-पूरी तो नहीं कहेंगे लेकिन अकबर की तरह इनका नेचर है, इसलिए लघु अकबर इनको पुकारा गया, क्योंकि अकबर भी हिंदू सपोर्टर था, हिंदू को थोड़ा बहुत अच्छा नज़र से देखता था। ख़ैर अकबर की जो पत्नी थी, क्या नाम था उसका? जोधा, उसकी वजह से अकबर अच्छे से देखता था। यहाँ दारा अपना ग्रंथ वगैरह को पढ़ रखा था, तो दारा को भी लगा था नहीं, हिंदू धर्म को हम जितना बुरा समझते हैं वैसा नहीं है। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब एक ही गॉड को पाने के लिए अलग-अलग माध्यम हैं। तो इस बिंदु को आप अच्छे से याद रखिएगा फ्रेंड, यहाँ से भी क्वेश्चन निकल के आएँगे और आपको किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा कमेंट करके, है ना? तो बहुत ही बढ़िया सहिष्णु शासक के रूप में देखा जाता है और लघु अकबर की भी उपाधि दिया जाता है किनके द्वारा? लैंड पोल के द्वारा दिया जाता है। किसको? दारा शिकोह को दिया जाता है। दारा शिकोह कौन थे? तो शाहजहाँ का सबसे बड़ा बेटा और एक उत्तराधिकारी के रूप में इन्हें ही एक्चुअली चुना जाना था, लेकिन बाद में उत्तराधिकारी का लड़ाई में औरंगजेब बेईमानी करके इनसे जीत लेता है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें तो गलत हुआ इनके साथ, बहुत गलत हुआ और बाद में इनका हत्या भी करवा दिया गया। तो ये तो और खराब काम हुआ, है ना? नहीं तो अगर ये मंत्री के भी पद पे कहीं शामिल रहते, तो ये इवेन अच्छा ही काम करते मेरे अकॉर्डिंग। इन कोई दिक्कत नहीं था, ये अच्छा ही काम करते, है ना? इसने कई हिंदू ग्रंथ को फ़ारसी भाषा में करवाया था, इसीलिए इनको जो है ना लोग मुस्लिम का शत्रु पुकारने लगे। भाई हिंदू ग्रंथ को फ़ारसी फ़ारसी में क्यों करवा रहा है? भाई फ़ारसी में कराओगे तो मुस्लिम भाई पढ़ेंगे और क्या ही फ़ायदा होगा ये सब धर्म ग्रंथ को पढ़ने से? तो फ़ारसी भाषा में कराया। एक अ, मतलब ग्रंथ सिर-ए-अकबर नाम से कराया था। कुछ ग्रंथ को सिर-ए-अकबर, क्या नाम रखा था? सिर-ए-अकबर, जो हिंदू को फ़ारसी में कराया ना, हिंदू ग्रंथ को, तो उसका जो नाम था, सिर-ए-अकबर नाम से कराया था। लगभग 52 उपनिषद को फ़ारसी में ट्रांसलेट करवा दिया था। 52 गो उपनिषद, 52 बहुत बड़ी संख्या है फ्रेंड, बहुत ही बड़ी संख्या है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। 52 उपनिषद उसने फ़ारसी भाषा में ट्रांसलेट कराया था। अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ गया है? किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना? शाहजहाँ जो है वो कहीं न कहीं जो शाहजहाँ इसके विचार, इसके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे कि जो मेरा बड़ा बेटा दारा है ये बहुत ही समझदार है, इसका अच्छा विचार है, इसके मन में कोई भी तरह का पाप नहीं है, इसका व्यक्तित्व बड़ा अच्छा है। ये सब चीज़ से शाहजहाँ बहुत प्रभावित हुए थे अपने बड़े बेटा दारा शिकोह से, बहुत प्रभावित हुए थे। है ना? शाहजहाँ जो थे इनको ही पसंद करते थे और इस प्रकार से शाहजहाँ ने इसे शाह बुलंद इक़बाल की उपाधि दी थी अपने बड़े बेटा को। और दारा सिकोह यह उपाधि पाकर बहुत खुश होता है, क्योंकि शाह बुलंद इक़बाल एक बढ़िया नाम था और यह नाम कहीं न कहीं शाहजहाँ ने इसके अच्छे विचार, इनके अच्छे व्यक्तित्व, इनके अच्छे नेचर को देख के दिया था, जो कि अपने आप में दारा सिकोह की प्रतिष्ठा को भी बढ़ा देता है। ठीक? ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। आ गया ना? और शाहजहाँ जो था,
शाहजहाँ के द्वारा दारा शिकोह मतलब खुद बहुत बड़ा एक चीज़ समझ लीजिए कि जो दारा शिकोह था, वो खुद बहुत बड़ा विद्वान तो था ही, शाहजहाँ भी पढ़ा लिखा था, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दारा शिकोह भी बहुत बड़ा विद्वान था, इसने भी कई ग्रंथ की रचना खुद कर दी, जो कि अपने आप में एक बहुत ही काबिलियत तारीफ वाली बात है कि भाई साहब शाहजहाँ ने खुद बहुत अलग लेवल की ग्रंथ की रचना कर दी। देखिए यहाँ तक तो मेरा ये कहीं न कहीं वीडियो जो है वो हमको लगता है कि जितना हम शाहजहाँ में पढ़ा दिए, ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहीं से अधिकांश सवाल आएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको अच्छे से कम 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा। इवेन भगवान करे आपका सिलेक्शन हो और आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है, किसी भी प्रकार का डाउट होता है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे कमेंट में ज़रूर भरिएगा कि आपको हमारा वीडियो देख के कैसा लगता है। हमें एक बात का बहुत अफ़सोस होता है कि क्यों ना हम एक ही वीडियो को बड़ा करके एक राजा को ख़त्म करते हैं। देखिए होता क्या है कि थोड़ा-सा वीडियो बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा मतलब 2-2 ढाई-ढाई घंटा का वीडियो शूट करना कंटिन्यू आप लोग भी नहीं पढ़ पाओगे मतलब एक बार में। खैर, बहुत कोशिश करेंगे कि हम 1 से 2 वीडियो में एक चैप्टर जैसे औरंगज़ेब है उसको कम से कम 2 लेक्चर में ख़त्म कर दें और इवन सभी लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए। आप अच्छे से पढ़िए, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट पेपर देते हैं तो सवाल यहीं से आएँगे, सवाल यहाँ से बाहर नहीं जाएँगे। हमारे जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन बनाएँ, कोई भी बुक खरीद लें, क्राउन, ल्यूसेंट या फिर दृष्टि पब्लिकेशन का घटना चक्र, कोई भी बुक खरीदें। आप क्वेश्चन बनाएँ, आपसे क्वेश्चन लगभग 80 टू 90% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा ऑब्जेक्टिव और 10-15% क्वेश्चन आप बनाते-बनाते भी सीख जाओगे। तो चलो हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, है ना? और अपने मित्र में अगर शेयर करना चाहते हो तो कर दो। तभी तो हमारा चैनल आगे बढ़ेगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए।